नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जी हां, कराची से गोधरा पार्ट 2 की साजिश। आपको ये बात सुनने में जरूर अटपटी लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद दाऊद ने भारत में ऐसी ही साजिश रची थी। दाऊद का प्लान भारत में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना था। उसकी सांप्रदायिक सोच मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की थी। क्या था दाऊद का ये पूरा प्लान? डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में है। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई नफरत की आग में जला था। 2 महीनों में तकरीबन 900 लोग दंगों की चपेट में आए थे। इसी माहौल का फायदा उठाकर दाऊद इब्राहिम ने मुंबई को आतंक का पहला जख्म दिया था। मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी। दाऊद का इतिहास आज फिर बताने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि साल 2015-16 के दाऊद के जिस एजेंडे का खुलासा हुआ है, उसमें साल 1993 जैसी साजिश छुपी है, लेकिन इरादा और ज्यादा खतरनाक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने अहमदाबाद कोर्ट में कहा है कि डी कंपनी ने देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश रची है। सांप्रदायिक दंगों का पूरा प्लान क्या है, कैसे इस प्लान की शुरुआत की गई, इन बातों का खुलासा हम आगे करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि इस एजेंडे को अंजाम देने के लिए दाऊद का मंत्र क्या था। दाऊद का फॉर्मूला था हिंदू नेताओं का खून बहाओ, विदेश में नौकरी पाओ। ठीक सुना आपने, हिंदू नेताओं को मारना चाहता था दाऊद, और बदले में उसने विदेश में आराम तलब जिंदगी की गारंटी दी थी। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। जी हां, हिंदू नेताओं को मारो और विदेश में नौकरी पाओ। दाऊद के इस फॉर्मूले की भनक वक्त रहते खुफिया एजेंसियों को लग गई। ये राहत की बात है। गुजरात में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या की कड़ियां जोड़ते हुए जांच एजेंसियों को भी दाऊद के इस मंसूबे का आइडिया हो गया था, अंदाजा हो गया था। NIA ने अहमदाबाद कोर्ट में इन बीजेपी नेताओं की हत्या के पीछे डी गैंग की साजिश का पूरा ब्यौरा अपनी चार्जशीट में दिया है। साल 2015 में गुजरात बीजेपी 2 राजनीतिक हत्याओं से हिल गई थी। हत्या हुई थी भरूच के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष शिरीष बंगाली और बीजेपी यूथ विंग के नेता प्रग्नेश मिस्त्री की। यह कोई निजी या राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि इन 2 हत्याओं के पीछे था दाऊद इब्राहिम, और इसके लिए दुबई से 50 लाख रुपए हवाला रैकेट के जरिए गुजरात भेजे गए थे। ये पैसे भेजे थे दाऊद इब्राहिम के खास जावेद चिकना ने। जावेद चिकना पाकिस्तान में छिपा हुआ है। गुजरात बीजेपी नेताओं की हत्या के लिए मुंबई और सूरत से बंदूक मुहैया कराई गई थी और आरोपियों को 5 लाख रुपए दिए गए थे। ये 2 हत्याएं उस प्लान की शुरुआत थी जिनके बूते दाऊद पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहता था। NIA ने अहमदाबाद कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा है कि डी कंपनी जावेद चिकना के जरिए बीजेपी, RSS, VHP और बजरंग दल के नेताओं की हत्या कराना चाहता था। यही नहीं, देश भर के गिरजाघरों में भी पेट्रोल बम और खाली शराब की बोतलें फेंकने का मंसूबा था। वो चाहते हैं कि भारत की छवि जो विश्व में मोदी सरकार के आने के बाद उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, उस छवि को ख़राब करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस सरकार को अस्थिर किया जाए। तो इसलिए जो उसका मेन एम तो यही है कि भारत के खिलाफ मुहिम हो, तो मोदी, अब वो मुहिम हम मोदी सरकार के खिलाफ शुरू करेंगे। NIA ने बीजेपी नेताओं शिरीष बंगाली और प्रग्नेश मिस्त्री की हत्या में जिन 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनके नाम हैं आबिद पटेल। आबिद जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना का भाई है। इसके अलावा सैयद इमरान, जुहेब अंसारी, इनायत पटेल, मोहम्मद यूनुस, हैदर अली, निसार भाई शेख, मोहसिन खान पठान, मोहम्मद अल्ताफ शेख और अब्दुल सलीम खानची। 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से दाऊद इब्राहिम भारत की गिरफ्त से दूर है। हर एक सरकार ने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पाकिस्तान के षड्यंत्र की वजह से वो पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन जब से
भारत में मोदी की सरकार आई है। कई रिपोर्टर्स के मुताबिक उसे मोदी सरकार से खुद के लिए सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। शायद इसीलिए मोदी सरकार के शासनकाल में सांप्रदायिक दंगों की यह साजिश रची गई हो सकती है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे जावेद चिकना और दक्षिण अफ्रीका में बैठे जाहिद मियां नाम के दाऊद के 2 करीबियों ने भारत के कई लोगों से संपर्क किया और हिंदू नेताओं की लिस्ट बनाने को कहा। इस निर्देश के बाद 15 नेताओं की लिस्ट तैयार की गई और शुरुआत हुई शिरीष बंगाली और प्रज्ञेश मिस्त्री की हत्या से। दाऊद गैंग और आगे अपने मंसूबों को अंजाम देता। एनआईए शिरीष बंगाली और प्रज्ञेश मिस्त्री की हत्या की कड़ियां जोड़ चुकी थी। शिरीष और प्रज्ञेश की हत्या के आरोपी आबिद और सलीम घांची ने एनआईए के हाथ खुद तक पहुंचने के पहले इंग्लैंड भागने की कोशिश की। उसमें नाकाम रहे तो नेपाल भाग गए, लेकिन आखिर में भारत नेपाल सीमा पर पकड़ लिए गए। एनआईए के मुताबिक हिंदू नेताओं को मारने के बदले दक्षिण अफ्रीका में नौकरी का वायदा किया गया था। एक आराम तलब जिंदगी का भरोसा दिलाया गया था। फिलहाल एनआईए दाऊद गैंग के खतरनाक मिशन से पर्दा उठा चुकी है। जावेद चिकना और जाहिद मियां के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुकी है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो दाऊद इब्राहिम के सांप्रदायिक एजेंडे का पता नहीं लगता अगर खुफिया एजेंसियों ने कुछ फोन कॉल्स इंटरसेप्ट नहीं किए होते। इन फोन कॉल्स में एक शब्द खास था। उस कोड वर्ड में ही भारत में माहौल बिगाड़ने का पूरा प्लान छिपा था। सूत्रों के मुताबिक यही था भारत में सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए डी गैंग का कोड वर्ड, और इसका खुलासा हुआ इंटरसेप्ट किए गए फोन कॉल से। जावेद चिकना और जाहिद मियां के बीच जो बातचीत हो रही थी उसमें परफॉर्मेंस शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा था। इस परफॉर्मेंस शब्द को जब एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया तो सब चौंक गए। परफॉर्मेंस का मतलब था हत्या, धमाका या दंगे कराना। अगर बातचीत में यह कहा जाए कि अगला परफॉर्मेंस मुंबई में होना है और इसे परफॉर्म जावेद और जाहिद करेंगे, तो इसका मतलब था कि हत्या, धमाका या दंगे कराने का अगला निशाना मुंबई है, जिसे जावेद और जाहिद अंजाम देंगे। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसीज को सबसे पहले फोन कॉल में दाऊद का कमांडर छोटा शकील अपने गुर्गे से दंगे भड़काने के बारे में साफ साफ सुना गया। इसके बाद के फोन कॉल्स में दाऊद के करीबियों की बातचीत में परफॉर्मेंस का जिक्र किया गया। दाऊद के दंगा भड़काओ प्लान का खुलासा होने के बाद मुंबई को खास तौर पर अलर्ट किया गया। मुंबई में दक्षिण मुंबई, पश्चिम मुंबई और उत्तर मुंबई के कई इलाके संवेदनशील हैं, तो वहीं मुंबई के इन इलाकों के अलावा नागपुर, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, इच्छलकरणी और मालेगांव जैसे इलाके संवेदनशील हैं। जाहिर है कि वक्त रहते दाऊद के मंसूबे की पोल खुल गई, वरना भारत में गोधरा पार्ट 2 हो सकता था। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। जी हाँ, सबसे बड़ी राहत की बात यह कि वक्त रहते खुफिया एजेंसियों ने इस कोड वर्ड को डिकोड कर लिया और भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बात हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करते हैं। राज्य के विजिलेंस विभाग ने उन पर शिकंजा कस दिया है। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने 2005 में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को पंचकुला में मिली जमीन पर एफआईआर दर्ज की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे बीजेपी सरकार की बदले की राजनीति करार दिया है, तो राज्य के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कतई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए 2005 का उनका एक और फैसला मुसीबत के सबब के तौर पर सामने आया है। हरियाणा के विजिलेंस ब्यूरो ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल को पंचकुला में जमीन आवंटित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में सीधे तौर पर हुड्डा घिर गए हैं, हालांकि उनके खिलाफ नामजद एफआईआर नहीं हुई है। विजिलेंस ब्यूरो ने जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें एजेएल के कर्मचारी और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुड्डा के चेयरमैन समेत कई अधिकारियों पर मामला दर्ज किया है।
गौरतलब है कि जब से आवंटन हुआ तब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेयरमैन थे। एफआईआर में आईपीसी की धारा 409, 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 का जिक्र है। एफआईआर दर्ज कराने का ये मामला भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की एक और लड़ाई छेड़ सकता है। मेरा क्या कहना है, विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, वो हम किसी डिपार्टमेंट के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं। हर एक विभाग को अपने अपने काम करने की स्वतंत्रता है। उनको लगा है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है, गलत चीज उन्होंने पाया है, उसके अंदर उन्होंने एफआईआर की है। अब तो जो कोई गलत आदमी होगा जिसने कोई इस प्रकार के गलत काम किए होंगे वो आएगा, फंसेगा। इस सरकार का काम ही दो है, जनहित का कोई फैसला नहीं किया इन्होंने, बदला और बदली, सरकारी अफसरों की बदलियां और राजनीतिक द्वेष से बदले की बात। एजेएल को पंचकुला के सेक्टर 6 में 3,360 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित हुआ था। हुड्डा सरकार ने सत्ता में आने के सिर्फ 6 महीने के भीतर 18 अगस्त 2005 को यह आदेश जारी किया था। एजेएल तब नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशक था। एफआईआर के मुताबिक ये जमीन 1982 के रेट पर दे दी गई थी, जिससे सरकारी खजाने को 64 लाख का नुकसान हुआ। ये प्लॉट सबसे पहले 1982 में ही एजेएल को मिला था, लेकिन 1996 में इसे सरकार ने वापस ले लिया क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। 1 सितंबर 2005 को एजेएल ने दोबारा जमीन पर निर्माण की इजाजत मांगी, जिसे हरियाणा की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुड्डा ने स्वीकार कर लिया। जो एफआईआर हुई है ये हमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की है, जिसमें जो हरियाणा के पूर्व सीएम का भी नाम आ रहा है, वो इसलिए है कि वो हुड्डा जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन थे और चेयरमैन के नाते इसमें अनेकों नियमों का उल्लंघन हुआ और किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य का ये दायित्व बनता है कि स्टेट को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। एफआईआर अब दर्ज हुई है, लेकिन पिछले अगर 1.5 साल को उठा करके देखें, चाहे हरियाणा हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किए हैं कि जो बेबुनियादी बातें हैं उसको सामने लेकर के आया जाए और झूठे राजनीतिक तौर पर जो प्रतिद्वंदी हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाए। नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सबसे पहले जी न्यूज ने उजागर किया था। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।